डिमार्केटेड प्लैग बनते हैं जो उनके साथ सिल्वरी वाइट स्केल होते हैं, और ये एक्सटेंसिव सर्विसेज पे होती है। ये है सोरियासिस। उसके बाद है आपका न्यू। बताएं जी ये क्या है? समझ आ गया? समझ आ गया भाई? समझ आ गया? बताएं, जल्दी करें। समझ आ गया सोरियासिस? सोरियासिस समझ आ गया? ओके जी, जबरदस्त है, छा गए आप लोग। उसके बाद है आपका जो है ये है, लाइट ऑफ होने जा रही है। देखिए लाइट ऑफ हो गई। पस्चूल, पस्चूल बताएं जी क्या है? लाइट क्यों ऑफ हो गई? तो स्टूडेंट्स, ये है आपका, ये देखें, ये आपकी स्केबीज है। स्केबीज, स्केबीज में फरो बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? फरो बनी होती हैं। ये बहुत जबरदस्त। और इसमें बरोज बरोज बनी होती हैं, पेप्यूल बनी होती हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है, बरोज बनी होती हैं, वेवी और ग्रेश लाइंस होती हैं, लाइन की तरह की। और ये आमतौर पे रिस्ट, एक्जिला और जेनिटेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्जिला और जेनिटेलिया भी होते हैं। और आम तौर पे ये होता है कि क्लोज कांटेक्ट पूरी फैमिली को, अब बच्चे को भी है, अम्मा को भी खारिश होती है, ठीक है, फैमिली को पूरी को खारिश होती है, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबको खारिश होती है फैमिली में, एक को नहीं होती, बहुत से लोगों को होती है। और रात को होती है, नाइट को होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से एरिया में होती है? जेनिटेलिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जेनिटेलिया। और ये वाला एरिया जहाँ आर्मपिट्स हैं, एक्जिला। और ये जो एरिया है उसके हैंड, रिस्ट पे होते हैं। तो रात को फैमिली के एक मेंबर को नहीं, बहुत से मेंबर्स को होती है खारिश, रात को होती है। और फिर एक्जिला और ग्रोइन एरिया में और रिस्ट पे होती है। तो आपने, और फिर बरोज बनी हुई है उसके। लेकिन जब ये बच्चे बहुत देर तक उसको रहती है और वो खारिश करता रहता है, तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ये इन्फेक्टेड स्केबीज है। तो इन्फेक्टेड स्केबीज इस तरह की होती है। और वैसे स्केबीज ये बरोज बनी हुई हैं, और इसमें ग्रे लाइंस हैं। तो इसे हम कहते हैं आपकी स्कैबीज। और स्कैबीज में जो आपका ट्रीटमेंट है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसका ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। तो सरकोप्टिस स्कैबी, ये माइट होता है। सरकोप्टिस स्कैबी, ये इन्फेक्शन काज करती है। और इसके एग्स होते हैं, एग्स, और ये खुद फीसिस होते हैं, ये खुद माइट। ये जब आप करते हैं ना, स्क्रैपिंग करते हैं, आप उस स्किन को उतारते हैं और माइक्रोस्कोपी करते हैं। आप ये करते हैं, यहाँ से स्क्रैपिंग करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो आपको माइट्स, एग्स और फीसिस नजर आते हैं, जो कि यहाँ, जिनकी वजह से आपको खारिश होती है। तो ये है इसका। और आपने इसमें देना क्या होता है, आपने यूज करना पर मैथ्रीन 5% क्रीम, अप्लाई ओवरनाइट। तो और ये आपने यूज करनी होती है, पर मैथ्रीन 5% क्रीम। अगर किसी को ये फिर भी आराम नहीं आता, तो फिर इवरमेक्टिन सिंगल डोज, ये आपने ओरल यूज करनी होती है। पहले टॉपिकल है, फिर ओरल। टॉपिकल में पी है, पर मैथनिन अगर नहीं आता तो फिर आई है, पी आई। तो पी आई क्या, पी आई ए नहीं है, ठीक है। परमेथ्रिन और इवरमेक्टिन। और जनरल मेजर क्या है, आपने कहना है ट्रीट कांटेक्ट। अगर बच्चे को खारिश डायग्नोज हुई है, तो उसकी अम्मा को भी होगी, उसको भी, और उसके भाई को होगी, उनको भी ट्रीट करना है। वॉश क्लोथ्स, उसे कहना है जितने भी घर के कपड़े हैं सबको हॉट वाटर से धोए। और अवॉइड स्क्रैचिंग, और उसे कहना है भाई स्क्रैच नहीं करना, क्योंकि स्क्रैच करेगा तो वहां से स्किन eruption होगी और बैक्टीरिया अंदर आ जाएंगे, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए।
हाँ, चेंजिंग बेडिंग भी आ जाएगा। तो इसमें जो प्रेजेंटिंग जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो सार्कोप्टिस स्कैबीज, जो कि और ये इंटेंस नक्चर्नल, नक्चर्नल मतलब रात को ईचिंग होती है, बड़ों बनी होती है, बेबी ग्रेश लाइन होती हैं। और अगर आप उनको और ये जेनिटेलिया एक्सिला और रिस्ट पे बने होते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस है, आप स्किन स्क्रैपिंग करें और माइक्रोस्कोपी करें तो आपको एग्स और फिशेस नजर आते हैं। जो ट्रीटमेंट है वो टॉपिकल देना होता है परमेथरिन 5%। अगर फिर भी आराम नहीं आए तो फिर आप ओवर इवरमेक्टिन पे जा सकते हैं। और आपने कुछ जनरल मेजर देखे कहनी होती हैं कि ट्रीट कांटेक्ट और वॉश क्लॉथ्स एंड अपने घर के कपड़े सारे धो दो, दूसरों को भी ट्रीट कर दो जो इसके अलावा जिनको होती है, और आपने स्क्रैचिंग नहीं करनी। तो ये इसको हम रीड कर सकते हैं। A 20-year male present with the intense nocturnal itching for 2 weeks. Examination show burrows, erythematous papule और excoriation in interdigital spaces. His roommate has similar symptoms. उसके रूममेट को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं। इसके बाद ये बताएं जी नेक्स्ट। व्हाट इज विटिलाइगो या विटिलिगो, जो भी आप इसको जिस तरह भी प्रोनाउंसिएट करना चाहें, ये हैं। इसमें ये होता है कि जो आपके ये वाइटिश वेल डिमार्केटेड, ये वो वाइटिश एरिया बन जाते हैं स्किन। इसका स्किन तो ये कलर था, तो पाकिस्तान में तो लोग कहेंगे कि हम सॉरी। अच्छा, ये किसको, हमारे एक हमारे सियासतदान है, उसकी बेटी को है, उसका नाम क्या है? ये है आसफा भुट्टो। मरीम नवाज को नहीं, आसफा भुट्टो के उसको ये है। तो ये जो है इसमें ये होता है कि वेल डिमार्केटेड डी पिगमेंटेड मैक्यूल होते हैं। तो हमने पढ़ा था मैक्यूल और पैच आपके लिए देखें। मैक्यूल 1 सेंटीमीटर से कम, पैच 1 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो मैक्यूल और और पैचेस दोनों हो सकते हैं। ये फ्लैट लीन्स हैं, सिर्फ कलर चेंज होगा इसमें। तो इसमें मैक्यूल बने होते हैं और पैच बने होते हैं। तो ये वेल डिमार्केटेड पेप्यूल जो मैक्यूल और पैचेस होते हैं, जो कि आपको नजर आते हैं स्किन पे। और ये और इसमें डिमार्केटेड मैक्यूल या फिर पैच बने होते हैं। तो और ऑफन सिमेट्रिकल। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती हैं? हैंड्स, फेस, एक्सिला, जेनिटलिया। बस ठीक है। और ये और इसके अलावा आप देखते हैं तो उसे कोई ऑटोम्यून डिजीज भी होती है। इजहार अहमद कह रहा है कि हम लड़की चलें यार इजहार अहमद कहता है कि मैंने कभी लड़कियों को नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि आसफा भुट्टो को वो है कि नहीं है। अच्छा, एसोसिएट विद ऑटोइम्यून डिजीज। अच्छा, इसको आपने जब किसी को विटिलाइगो हो तो आपने देखना है कि उसको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है, क्योंकि इसकी एसोसिएशन होती है ऑटोइम्यून डिजीज से। तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट, ये इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज में आता है। ट्रिगर में स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन। तो ये ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है मेलानोसाइट की, और ये इसलिए एसोसिएट करती है किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज से। तो तो आपने सस्पेक्ट करना होता है उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। जो डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। और आप वुड लैम्प एग्जामिनेशन में देखते हैं कि भाई वो डीप पिगमेंटेड लीजन कैसे हैं, और उनकी और ऑटोइम्यून स्क्रीनिंग करते हैं कि उसको हमने कहा था कोई और ऑटोइम्यून डिजीज भी होगी। तो उसको थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसको कोई उसको कोई थायराइड रिलेटेड ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, जिस तरह हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है। इस तरह उसे एएनए करते हैं, एंटी न्यूक्लियर
एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ये बताता है कि उसको कोई और ऑटोइम्यून डिजीजेस तो नहीं है। तो अगर अदर ऑटोइम्यून डिजीज को रूल आउट करने के लिए आप ये करते हैं, वुड लैब एग्जामिनेशन से आप उस लीजन को प्रॉपरली देखते हैं, और इसका वैसे जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है। तो जब आपने इसका ट्रीटमेंट करना होता है तो फिर आपने उसे कहना होता है सनस्क्रीन टू प्रिवेंट बर्न, क्योंकि जिन लोगों की स्किन फेयर होती है उनमें सन, जब वो धूप में जाते हैं तो उनको सन बर्न हो जाता है, तो उसे कहना है कि सनस्क्रीन यूज करे और मेकअप यूज कर ले, कॉस्मेटिक कैमोफ्लैग। जो जो ट्रॉपिकल जो आपने ट्रीटमेंट यूज करना है वो क्या है, सी सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करने हैं और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। तो क्लो क्लोबिटासोल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये यूज कर सकते हैं, और टेक्रोलिमस सी टी यूज कर लें। तो आप एक तो सी टी से क्लोबिटासोल ये यूज कर सकते हैं, और टेक्रोलिमस एक कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, ये आप यूज कर सकते हैं सी टी। और फोटोथेरेपी में अगर वाइड स्प्रेड है तो आप नैरो बैंड यूवीबी यूज कर सकते हैं। तो बहुत आसान है कि आपने सनस्क्रीन करने का उसे मशवरा देना है कि ये यूज करें, फिर आपने उसे कहना है सनस्क्रीन यूज करें, फिर आपने कहना है सी टी यूज करना है, सी से क्लोबिटासोल यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और टी से टेक्रोलिमस यानी कि कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। अगर इससे भी आराम नहीं आता तो आपने उसे कहना है कि यूवीबी अल्ट्रावायलेट ये नैरो बैंड यूवीबी लाइट यूज करें, इससे भी वो ठीक हो जाएगा। और पहले क्या है, आपने सनस्क्रीन। तो जिन लोगों को वेटिलाइगो हो उनको आपने सनस्क्रीन देने का मशवरा देना है, और सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टी से टेक्रोलिम कैल्सियम इनहिबिटर टेक्रोलिमस। अगर फिर भी आराम नहीं आता तो आपने यूवीबी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करनी है, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसमें और वुड लैंप एग्जामिनेशन करते हैं उसको सही तरह देखने के लिए। और ऑटोइम्यून डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट एएनए करना होता है। और इसकी जो कॉमन जो इसकी कॉमन काजेज हैं वो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है, मेलानोसाइट की होते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर हो जाते हैं ड्यू टू ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, ऑटोइम्यून डिसफंक्शन। और इसका जो ट्रिगर है वो स्ट्रेस और ट्रॉमा है हो सकता है, और ये डिमॉर्केटेड मैक्यूर पैचेस होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। A 30-year-old male present with a progressive, well-demarcated, depigmented patches on both hand of one ear, और the lesion is asymptomatic, कोई पेनफुल नहीं होते ये, क्योंकि ये पेनफुल नहीं होते। और कॉस्मेटिकली कंसर्न उसे है कि मैं किस तरह लग रहा हूँ, फैमिली हिस्ट्री में भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, तो ये सारे उसने उसको बताया हुआ है। उसके बाद समझ आ गया। इसके बाद है हम ये वाला सिनेरियो जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये एक क्या है ये मेलानोमा है, ये मैक्यूल और पैच, ये बस कलर चेंज है, ये कोई रेज लिया नहीं है। तो ये मेलानोमा है। इसमें आप क्या देखते हैं, जब मेलानोमा देखते हैं तो A बी सी एंड डी देखते हैं। देखें, ए से एसिमेट्रिकल, ये जो लियन है ये नॉर्मल जो एक लियन बना हुआ है जिसकी वो बिल्कुल जो सिमेट्रिकल बॉर्डर है, लेकिन इसका आप देख रहे हैं कोई बॉर्डर सिमेट्रिकल है, कोई नहीं, तो एसिमेट्री होती है। तो ये लियन जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी चीज आपने देखी होती है बॉर्डर, अनइवन बॉर्डर, इररेगुलर बॉर्डर होता है। ये ऊपर वाला जो नॉर्मल लियन है निवाई जो है, इसका जो बॉर्डर है ये बड़ा वो डिमार्केटेड है। यहाँ जो बॉर्डर है ये अनइवन है, इररेगुलर बॉर्डर है। फिर आप देखते हैं कलर, जो ये कलर है नॉर्मल निवाई का जो कलर होता है, क्योंकि निवाई दो तरह के होते हैं जिसे हम मोल कहते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो एक जैसा कलर रखते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, यहाँ से लाइट कलर है यहाँ डार्क कलर है, तो मल्टीपल कलर वेरी इवेल्युएशन एवोल्यूशन होती रहती है, उसमें कलर्स में डिफरेंट कलर आते रहते हैं। फिर आपका है जो डायमीटर ग्रेटर देन 6 जो है मिलीमीटर, तो अगर ग्रेटर देन 1 4 या 6 मिलीमीटर से चला जाए, उसका डायमीटर ऊपर चला जाए, तो फिर आपका आप समझेंगे कि ये मेलानोमा है। मेलानोमा में आपने ए से एसिमेट्रिकल होता है, बी से उसका बॉर्डर अनइवन इरेगुलर बॉर्डर होता है, सी से उसका जो
कलर आपने देखना होता है, वो मल्टीपल कलर होते हैं उसके, और डी से उसका डायमीटर जो कि 6 मिलीमीटर से ज्यादा हो, तो फिर कोई किसी निवाय को मोल को आप कहते हैं कि ये जो मोल है या निवाय है, इसको ये मेलानोमा हो सकता है। जब आपको सस्पेक्ट हो गया तो एबीसी क्राइटेरिया क्लिनिकल फीचर्स में एसिमेट्री, बॉर्डर इरेगुलरिटी, सी से कलर वेरिएशन, डी से डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज्यादा होना, और ई से एवेल्युएशन इवॉल्विंग लीजन्स, उसमें ग्रोथ होती रहती है, उसकी ब्लीडिंग होती रहती है, इचिंग होती रहती है। तो ए बी सी डी ई ये इसके फीचर हैं, क्लिनिकल फीचर जो आपने देखने होते हैं। जो निवाए होते हैं उनकी मोस्ट कॉमन मेलानोमा कैरेक्टराइज्ड बाय द इरेगुलर पिगमेंटेड लीजन विद एसिमेट्री एंड बॉर्डर इरेगुलरिटी। ये जो आपकी पिक्चर थी वो ये शो कर रही है। जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉज यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, ये सनस्क्रीन। जिन लोगों अमेरिका में ये जो कैंसर होते हैं ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि इन लोगों की स्किन फेयर होती है, और स्किन फेयर होने की वजह से जो जो मेलानोसाइट है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उनमें म्यूटेशन हो जाती है। तो यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, जितने लोग काले होंगे उतने उनमें मेलानोमा का चांस कम होगा, जितने लोग गोरे होंगे उनमें मेलानोमा का चांस उतना ही ज्यादा होगा। तो सनबर्न और टैनिंग बेड, और जेनेटिक भी, अगर फैमिली को कोई हिस्ट्री है कि उसमें मेलानोमा है तो इसमें भी हो सकता है। और यूवी रेडिएशन, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। तो अमेरिका में ये कॉमन है। डिस्प्लास्टिक निवाई, वैसे तो जो मोल होता है या वो इस तरह का सिमेट्रिकल होता है, बॉर्डर उसके रेगुलर होते हैं, कलर उसका एक जैसा होता है, उसका साइज 6 मिलीमीटर से बड़ा नहीं होता। तो अगर कोई ए टिपिकल निवाई हो, ए टिपिकल मोल हो, जिसकी एसिमेट्रिकल हो, अनइवन बॉर्डर हो, मल्टीपल कलर रखता हो, और उसका साइज 6 मिलीमीटर से ज्यादा, उससे कहते हैं डिस्प्लास्टिक निवाई। तो डिस्प्लास्टिक निवाई होना वो भी एक रिस्क फैक्टर है मेलानोमा होने का। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में एक तो आपको पता चल जाता है कि यार आपको सस्पिशन हो गया, तो फिर आप उसकी कंफर्म डायग्नोसिस बन गया क्लिनिकली कि यार इसको ये हो सकता है, सन एक्सपोजर है। और ये आपने देखा क्लिनिकली कि उसके जो ये किस तरह का नजर आ रहा है, वेरिएशंस हैं, तो आपने कहा कि ये तो मेलानोमा हो सकता है। तो फिर आपने एक्सटर्नल बायोप्सी करनी, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। डर्मोस्कोपी, आपने उसके फीचर को देखने, डर्मोस्कोपी करते हैं, पहले पहले डर्मोस्कोपी करेंगे, डर्मोस्कोपी पहले आएगा। ठीक है, ये डर्मोस्कोपी जो है ना ये पहले आएगा, और फिर आप एक्शन भी आप डर्मोस्कोपी में पहले आप उसके फीचर को असेस करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, A B C D E। और फिर आप एक्सटर्नल बायोप्सी करेंगे जिससे आप अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड यही है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, इफ अगर आप मेलानोमा सस्पेक्ट करें कि इन्वेजन हो रहा है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी आप करते हैं। ट्रीटमेंट ऑनलाइन, आपने याद रखें, बाकी चीजों में हम ये करते हैं जो होते हैं ना बिनाइन थिंग्स, बिनाइन, उनमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट पहले करते हैं, और फिर अगर आराम नहीं आता तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो जब आप मलिग्नेंट चीजों को देखें, malignant चीजों, तो आपने हमेशा ये करना है, पहले सर्जरी करनी है अगर वो सर्जिकल रिमूव हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकता तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं होता, फिर आपने बस उनको कीमोथेरेपी करनी होती है, वो मेडिसिन देनी होती है। तो मलिग्नेंट चीजें और जो दूसरी चीजें होती हैं उसमें फर्क होता है। बिनाइन में जो कैंसरस नहीं है उसमें पहले मेडिसिन फिर सर्जरी, और जो मिलिग्नेंट है उसमें आपने पहले सर्जरी करनी होती है, अगर उससे नहीं पॉसिबल तो फिर आपने जो है वो मेडिसिन देनी होती है। तो यही बातें यहाँ से समझें। ये मलिग्नेंट है, तो मलिग्नेंट में आपने पहले सर्जरी करनी है। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में आप वाइड लोकल एक्सcision, अगर वो छोटा है तो आप जितना भी होता है उसको वो निकाल देते हैं, वाइड लोकल एक्सcision विद मार्जिन, मार्जिन को भी रिमूव कर देते हैं। एडवांस केस में आप सेंटिनल नोड बायोप्सी लेते हैं, और इसमें ये करते हैं कि ब्रेफ काइनेज इनहिबिटर देते हैं। ब्रेफ काइनेज इनहिबिटर क्या होते हैं? आप वी मोरा फिनिब, ये हमारा यूएसएमएल में क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी, यूएस में लीवर के बैंक में आया हुआ था। तो आप विमोरा फिनिब देते हैं, और वाइड एक्सcision विद मार्जिन को रिमूव कर देते हैं, सर्जरी करते हैं। अगर आप देखें कि वो जो उसको मेलानोमा है उसकी फेस पे है, फेस पे है, तो फिर आपने कौन सी सर्जरी करनी होती है? फिर आपने
मोहोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी करनी होती है। जब आपका हाई रिस्क एरिया यानी फेस एरिया पे हो तो फिर आपने मोहोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी करनी होती है। ये क्योंकि ये फेस पे कॉस्मेटिकली ज़्यादा अच्छी होती है। तो तो आप इसके बाद उसे एडवाइस करते हैं सन प्रोटेक्शन और यानी कि सनस्क्रीन यूज करे। एक बात है ब्रेस्ट, एक और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज ब्रेस्ट लो डेप्थ। ब्रेस्ट लो डेप्थ क्या होती है? जो अल्सर, फर्ज किया कि ये स्किन है और ये अल्सर बना हुआ है किसका, ये मेलानोमा का हुआ है। तो यहाँ उसके, ये स्किन है, स्किन के डीप उसके जो सेल्स हैं कैंसर सेल वो जा रहे हैं, वो इधर तक पहुंचे हैं, अभी आगे बोन है। तो जितनी भी जहां तक ये बेस है किसकी, उस अल्सर की, उस लीजन की, मेलानोमा की, और उसके जो कैंसर सेल है वो कहाँ तक नीचे, डेप्थ कितनी है। तो इस जो अल्सर अल्सर है मेलानोमा का, उसकी बेस से लेके जितनी डेप्थ है कैंसर सेल की, उसको कहते हैं ब्रेसलो डेप्थ। और जितनी ज्यादा होगी उतना प्रोग्नोसिस जो है वो बैड होगा, उतना मेटास्टाइज करने का चांस ज्यादा होगा। तो ब्रेसलो में कह रहा था, ब्रेसलो डेप्थ जो होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द अल्सर बेस ऑफ द मेलानोमा टू डीपेस्ट ट्यूमर सेल, और यूज इन मेलानोमा स्टेजिंग, ये मेलानोमा की स्टेजिंग करने में यूज होता है। और ग्रेटर डेप्थ इज एसोसिएटेड विद द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना प्रोग्नोसिस वर्स होगा, और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेटास्टेज, उतना हाई मेटास्टेज करने का चांस ज्यादा होगा। तो ये बहुत आसान है। और आसान किस चीज के लिहाज से, जो ट्रीटमेंट किया है आपने उसको वो वैसे ही रिमूव कर दो यार, छोड़ो सब बातें छोड़ो। अगर वो रिमूव होने के काबिल नहीं, एडवांस हो चुके, तो फिर ब्रेफ का इनहिबिटर विमोराफिनिब देते हैं और उसे कहते हैं सन प्रोटेक्शन यूज करें। ब्रेसलो डेप्थ जो होती है, ब्रेसलो डेप्थ जो होती है वो हमें बताती है स्टेजिंग में, ये रोल प्ले करती है। और प्रोग्नो अगर जितनी ज्यादा हो उतना प्रोग्नोसिस वर्स होता है, उतना मेटास्टाइज करने का चांस ज्यादा होता है। बाकी जो है इसका जो डर्मोस्कोपी से इसके फीचर को देखते हैं और एक्सरे बायोप्सी करते हैं जो इसके टेस्ट के लिए। और जो इसके ABC क्राइटेरिया इसके क्लिनिकल के लिए, और यूवी रेडिएशन इसका रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक डिस्पोजिशन भी में भी हो सकती है, और जेनेटिक डिस्पोजिशन इन फैमिली हिस्ट्री पहले से चल रही है तो उसमें भी इसका रिस्क ज्यादा होता है। तो बाकी आपको पता ही है, मेरे ख्याल में आपको पता चल गया कि ठीक है, ये समझ आ गया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें उसने कहा था आप 40 year old मेल प्रेजेंट विद डार्क irregular shape in large lesion on his back of his 6 month, the lesion uneven bordered, varying pigmented यानी कि वेरिएशन आ रही है उसके कलर में, occasional itching, और हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर। तो उसका रिस्क फैक्टर उसने बता दिया, सन एक्सपोजर हुआ है उसे, और उसके बाद ये जो लीजन है उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी है। डर्मोस्कोपी करनी होती है, उसके बाद आपने जो है एक्सटर्नल बायोप्सी से गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिर आप ट्रीटमेंट में आपने उसको रिमूव कर देना है, लोग सर्जरी करके। अगर फिर भी आपको हो इसके चांस हैं तो आप नहीं हो रहा सर्जिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप विमोराफिनी भी आप दे सकते हैं और उसे आपने सनस्क्रीन यूज करने का मशवरा देना है। ये बताएं ये क्या है, ये बताएं ये क्या है। इससे पहले कि हम ये करें, मुझे इसके बाद है अ, ये हमारी ये है आपका ये है आपका बेजल सेल कार्सिनोमा, जो इसे कहते हैं रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। चूहे ने उसमें काटा हुआ है, तो जब चूहा काटे तो फिर भी इस तरह की वो उसका जख्म होता है। तो देखें, इसके इंडुरेटेड बॉर्डर है, इंडुरेटेड बॉर्डर होते हैं इसके, ठीक है, उबड़े हुए बॉर्डर होते हैं उसमें। ये जो आप वेसल देख रहे हैं, ये डायलेटेड जो वेसल होती हैं इन्हें कहते हैं टेलेंजेक्टेजिया। तो ये आप वेसल देख रहे हैं, ये वाली वेसल, खून की नालियां आपको नजर आ रही होंगी डायलेटेड सी। तो उसमें आपको ये देखें, ये आ रही हैं आपको, ये आ रही है। तो ये टेलेंजेक्टेजिया होता है, और ये बेस ऑफ उसका अल्सर की बेस होती है दरमियान में।
और जो उसके बॉर्डर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, बाहर से होते हैं, और उसमें टेलेंजेक्टेरिया ये आपको नजर आ रही है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो आपका है, ये टेलेंजेक्टेरिया, ये वेसल नजर आ रही, ये वेसल नजर आ रही है, ये वेसल नजर आ रही है, ये इंड्यूटेड बॉर्डर है, और ये उसका अल्सर है। तो ये आपका होता है बेजल सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है, अ, वो स्लो ग्रोइंग अल्सर होता है उस पर्सन को। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात, पर्ली पर्ली लियन होता है। तो जब पर्ली लियन आपको बोला जाए